Hello students, in today's lecture on nuclei for class 12, we shall have discussion on some numerical problems of NCERT exercise of this chapter. We have already discussed question number 13.3, 4 and 5 during the discussion of theory. Now we start with question number 13.1. What is there? You see, two stable isotopes of lithium and lithium के ये दो आइसोटॉप हैं, 3 एटॉमिक नंबर, 3 एटॉमिक नंबर, 6 मास नंबर और 7 मास नंबर. आप जानते हैं ये मास नंबर होता है ऊपर जो है और ये एटॉमिक नंबर होता है. तो ये दो आइसोटॉप हैं लिथियम के, हैव रेस्पेक्टिव एबंडेंसेज. इनकी रेस्पेक्टिव एबंडेंसेज कितनी है? 7.5% एंड 92.5%. जो एबंडेंसेज है 3 लिथियम 6 की एबंडेंसेज है कितनी? 7.5% और 3 लिथियम 7 की एबंडेंस है 92.5%. दीज आइसोटॉप्स हैव मासेज इन एटॉमिक मास यूनिट. ये आपको मासेज गिवन है रेस्पेक्टिवली. फाइंड द एटॉमिक मास ऑफ लिथियम. लिथियम का एटॉमिक मास हमें पता करना है कि कितना होगा, नंबर ए. नंबर बी में हमें पता करना है बोरॉन हैज 2 स्टेबल आइसोटॉप्स. 2 स्टेबल आइसोटॉप्स हैं बोरॉन के और उनके मासेज आपको गिवन है. एंड द एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन इज आल्सो गिवन. और इस केस में हमें बोरॉन के दोनों आइसोटॉप की एबंडेंस निकालनी है. तो पहले केस में तो हमें एबंडेंस गिवन है और क्या निकालना है? एटॉमिक मास. ठीक है. दूसरे केस में पार्ट बी में हमें मास गिवन है लेकिन क्या निकालना है? एबंडेंस. ठीक है. तो देखिए बहुत ही आसान सा है, समझेंगे तो. देखिए क्या दे रखा है हमें दे रखा है स्टेबल आइसोटॉप 3 लिथियम 6 एंड 3 लिथियम 7. एक दे रखा है आपको 3 लिथियम 6 और एक दे रखा है आपको लिथियम 3 7. राइट. इनकी एबंडेंसेज की यदि हम बात करें, ये हमें दे रखी है एबंडेंसेज. 3 लिथियम 6 की एबंडेंस है 7.5% एंड 3 लिथियम 7 की एबंडेंस है 92.5%. ओके. ये हमें गिवन है. मासेज हमें गिवन है. 3 लिथियम 6 का यदि मास देखें क्वेश्चन में तो ये है 6.01512 एटॉमिक मास यूनिट. और 3 लिथियम 7 का जो मास है क्वेश्चन में वो कितना है? यदि इसको देखें तो ये मास है 7.01600 एटॉमिक मास यूनिट. ये हमें गिवन है. हमें निकालना है एटॉमिक मास ऑफ लिथियम. एटॉमिक मास ऑफ लिथियम हमें चाहिए. लिथियम का एटॉमिक मास कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना है. ये है पार्ट ए 13.1 का. तो देखिए एटॉमिक वेट ऑफ लिथियम जो होगा वो किसके बराबर होगा? एटॉमिक वेट ऑफ लिथियम. एटॉमिक वेट ऑफ लिथियम ये हम लिखेंगे, या एटॉमिक मास ऑफ लिथियम, इसको मैं मास को m लिख देता हूं. और किसका निकाल रहे हैं हम? लिथियम का. मास ऑफ लिथियम बराबर होगा एबंडेंस किसका? दोनों आइसोटॉप का. 3 लिथियम 6 का एबंडेंस 7.5% और इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए 3 लिथियम 6 के मास से. मास कितना है? 6.01512. ठीक है. इस एबंडेंस को इससे मल्टीप्लाई कीजिए और 3 लिथियम 7 की एबंडेंस को इससे मल्टीप्लाई कीजिए. दोनों को ऐड कीजिए. दोनों को क्या करना है? फिर ऐड करना है. तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा. और इसमें हम डिवाइड कर दें किसका? टोटल क्या कितना एबंडेंस हो जाएगा? 92.5 और 7.5 कितना हो जाएगा? 100. इससे डिवाइड कर दें और सॉल्व करें तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमारी आएगी 45.1134 और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आएगी 648.98 डिवाइडेड बाय 100. और यहां से इसको हम सॉल्व करें तो वैल्यू आ जाएगी 694
694.0934। ये दोनों का ऐड करने से वैल्यू आ जाएगी अपॉन 100, और इसको सॉल्व करने पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6.941 एटॉमिक मास यूनिट। ये मास आ जाएगा लिथियम का। ये पार्ट ए में हमारे से पूछा जा रहा था, तो इस तरीके से हम लिथियम का मास निकाल सकते हैं एटॉमिक मास यूनिट में। और इसको आप यदि कन्वर्ट करना चाहें किलोग्राम में, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। चलिए, तो सिंपल सी बात है, एबंडेंस को मास से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों की एबंडेंस को मास से मल्टीप्लाई करके ऐड करो और 100 से डिवाइड कर दो, तो आपको लिथियम का मास पता चल जाएगा दोनों आइसोटॉप के हेल्प से। अब पार्ट बी में क्या कह रहा है, देखिए पार्ट बी में कह रहा है कि दो आइसोटॉप हैं बोरॉन के दो आइसोटॉप हैं, और एक आइसोटॉप है 5b10 और दूसरा आइसोटॉप है बोरॉन का 5b11। कौन है? 5b11। एक है 5b10 और एक है 5b11। ये दो आइसोटॉप हैं बोरॉन के, जिनके मास हमें दे रखे हैं। यदि हम मासेज की बात करें तो मासेज इनके गिवन है हमें क्वेश्चन में, और 5b10 का मास है 10.01294 एटॉमिक मास यूनिट, और 5b11 का मास जो है 11.00931 एटॉमिक मास यूनिट है। ये मासेज हमें गिवन है। और जो एटॉमिक मास है बोरॉन का, ये तो आइसोटॉप के गिवन है। और यदि हम बात करें एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन की, एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन भी हमें दे रखा है। एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन हमें दे रखा है कितना? 10.811 एटॉमिक मास यूनिट। ये एटॉमिक मास दे रखा है बोरॉन का। अब हमें एबंडेंस फाइंड आउट करनी है। एबंडेंस हमें फाइंड आउट करनी है। एबंडेंस किसकी फाइंड आउट करनी है? एबंडेंस ऑफ 5b10 इस आइसोटॉप की पता करनी है, और हमें 5b11 आइसोटॉप की भी एबंडेंस पता करनी है। ठीक है, अब यहां पर उल्टा हो रहा है, एबंडेंस हमें पता करनी है। अब देखिए जो बोरॉन है, हम जानते हैं कि मास ऑफ बोरॉन ये किसके बराबर होगा? मास ऑफ बोरॉन बराबर होगा एवरेज वेट या मास एवरेज वेट ऑफ masses of isotopes एवरेज masses ऑफ बोरॉन ऑफ आइसोटॉप्स। ये एवरेज masses की बात यहां पर की जाएगी। जो दो आइसोटॉप दे रखे हैं उनका एवरेज वेट निकाल लेंगे। तो मास ऑफ बोरॉन तो हमें गिवन है, ये है मास ऑफ बोरॉन, यही तो है मास ऑफ बोरॉन, जो हम एटॉमिक मास कह रहे हैं, जिसको हम एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन कह रहे हैं, यही मास ऑफ बोरॉन है, ये हमें गिवन है। तो मास ऑफ बोरॉन की जगह तो हम लिख देंगे कितना, इसको लिख देते हैं 10.811 U इज इक्वल टू एवरेज निकालना है। तो देखिए बोरॉन का पहला जो आइसोटॉप है 5b10, उसका मास लीजिए, और इसका मास हम दे रखा है 10.01294, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसकी एबंडेंस से। मान लेते हैं कि इसकी एबंडेंस, इस आइसोटॉप की एबंडेंस जो है 5b10 की एबंडेंस हम मान लेते हैं कि x है, और इसकी एबंडेंस जब इसकी x है तो इसकी 100 माइनस x हो जाएगी, क्योंकि टोटल एबंडेंस तो 100 होगी। ठीक है, तो ये एबंडेंस हमने मान ली। कितनी एबंडेंस मान ली? लेट एबंडेंस इज कितनी है? 5b10 की x है और 5b11 की 100 माइनस x है। तो यदि इसको मैं x से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 5b10 के लिए हो जाएगा, प्लस दूसरा आइसोटॉप है 11.00931, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 100 माइनस x से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 माइनस x से, और डिवाइड कर दें किससे? 100 से। इसको सॉल्व कर लें तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। इसको सॉल्व करने से हमें किसकी वैल्यू मिलेगी? x की वैल्यू मिलेगी। और जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर आ जाएगा 108.1, और ये आ जाएगा आपका, ये देखिए ये x से मल्टीप्लाई होगा और ये 11 है,
तो इसको सॉल्व कर लें 01294x प्लस इस ब्रैकेट को ओपन करें तो x से पहले मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई करें, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1100.931, 100 से मल्टीप्लाई किया तो, और माइनस 11.00931x, ये आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर वो लगभग आ जाएगी, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19.9। और ये x किसकी एबंडेंस है, ये एबंडेंस है 5v10 की। 5v10 की एबंडेंस यदि हम देखें, एबंडेंस कितनी आ गई, एबंडेंस आ गई आपकी 5v10 की 19.9% आ गई। सिमिलरली जब x की 5v10 की एबंडेंस 19.9% है, देयरफॉर जो 5v11 है इसकी जो एबंडेंस होगी, एबंडेंस कितने परसेंट होगी, इसको 100 में से माइनस कर दो, 100 माइनस एक्स थी ना, हमने 5v11 की कितनी कंसीडर की थी 100 माइनस एक्स, तो 19.9 को 100 में से जब हम माइनस करते हैं तो आ जाता है 80.1%, ये एबंडेंस आ जाएगी 80.1%। ठीक है, तो इस तरीके से हम एबंडेंस निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि जो मास है, जो मास है इंडिविजुअल आइसोटॉप का, उसको यदि हम जो एबंडेंस हमने कंसीडर किया उससे मल्टीप्लाई कर दें, दूसरे आइसोटॉप के मास को भी एबंडेंस से जो आपने कंसीडर किया उससे मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का एवरेज निकालो और ये मास आपको गिवन है तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन 1 को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13.2 की बात करेंगे। 13.2 में क्या कह रहा है देखते हैं पहले। 13.2 में यदि देखें, द 3 स्टेबल आइसोटॉप ऑफ नियोन, नियोन के 3 स्टेबल आइसोटॉप हैं, 10 नियोन 20, 10 नियोन 21 एंड 10 नियोन 22 हैव रेस्पेक्टिव एबंडेंसेज। इन तीनों की एबंडेंसेज क्या दे रखी है 90.51%, 0.27% एंड 9.22%। द एटॉमिक मासेज ऑफ द 3 आइसोटॉप्स, ये भी आपको गिवन है। ऑब्टेन द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियोन, ये तो बड़ा आसान सा हो जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए क्वेश्चन 1 के जैसा ही है, और ज्यादा क्लियर हो जाएगा इसमें आपको। देखिए एवरेज मास ऑफ किसका चाहिए आपको, एवरेज मास चाहिए आपको नियोन का, नियोन का एवरेज मास चाहिए। अब नियोन का एवरेज मास किसके बराबर होगा, देखिए इज इक्वल टू होगा एबंडेंस। देखिए एबंडेंस आपको 3 आइसोटॉप दे रखे हैं, तो एक तो मास आप लेंगे 10 नियोन 20 का, और इसको इसकी एबंडेंस से मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी एबंडेंस कितनी है 90.51%, कितनी एबंडेंस है 90.51%। ठीक है, प्लस ये हो गया एक ये हो गया, और प्लस दूसरा आइसोटॉप कौन है, दूसरा आइसोटॉप का मास है, दूसरा आइसोटॉप आपको दे रखा है 10 नियोन 21, इसका मास, और इसको मल्टीप्लाई कर दे इसकी एबंडेंस से, कितना आ जाएगा 0.27। ठीक है, ये आ गया, प्लस तीसरा हम लेते हैं, तीसरा आइसोटॉप का मास क्या है एन ई नियोन 10 नियोन 22, इसका मास लिया और इसको इसकी एबंडेंस से मल्टीप्लाई करें, कितनी एबंडेंस है 9.22, ये एबंडेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया, और डिवाइड बाय कितने से होगा, ये तो तीनों का सम हो गया, और डिवाइड होगा 100 से। ठीक है, यही तो होता है। अब आप देखिए मास ऑफ नियोन आइसोटॉप, ये 10 नियोन 20 का मास हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, ये 19.99 दे रखा है इसकी वैल्यू क्वेश्चन में, इसको मल्टीप्लाई करें 90.51 से। ठीक है, ये हो गया एक, प्लस इस आइसोटॉप का भी मास हमें दे रखा है क्वेश्चन में, और ये वैल्यू दे रखी है 20.99, और इसको मल्टीप्लाई करें 0.27 से। ठीक है, प्लस इस आइसोटॉप का मास भी हमें दे रखा है 10 नियोन 22 का, इसका मास कितना दे रखा है 21.99, और इसको मल्टीप्लाई करें 9.22 से। ठीक है, और इसको हम डिवाइड कर दें 100 से, किससे डिवाइड कर दें
100 से डिवाइड कर दें। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, देखिए इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आती है 1736.89 और 89, और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 5.67। ठीक है, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 202.75 ये वैल्यू आती है। ठीक है, और इसको डिवाइड कर देते हैं 100 से, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इन तीनों का जो सम होगा वो आएगा 1945.31 अपॉन 100, और इसको जब आप लिखोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी एटॉमिक मास यूनिट में वैल्यू आ रही है, देखिए इतना ही आ रहा है क्या, 5 7 12 9 21 का 1 और 2 9 6 15 और 8 23 का 3 2 4 5 9 9 6 15 का 5 1 1 और 3 4 ओके 2 और 7 9 और 1 यही आएगा। अब इसको हम यदि डिवाइड करें 100 से, 100 से जब हम डिवाइड करते हैं इसको तो ये जो वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू हम लिख रहे हैं इसकी, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जब 100 से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो सिंपली ये 19.4531 एटॉमिक मास यूनिट आ जाएगा। ठीक है, जिसको 19.4531 ये कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये मास ऑफ नियोन आ जाएगा। इस तरीके से निकाल सकते हैं, जो फॉर्मूला हमने क्वेश्चन 1 में लगाया था वही फॉर्मूला इसमें लग रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर 20 पॉइंट समथिंग दे रखा है, तो आप देख लेना ये कैलकुलेशन कितना आता है, ये पता लग जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13.6 की बात करेंगे, क्योंकि 3 4 5 हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं थियोरेटिकल डिस्कशन में। 13.6 में देखें, राइट न्यूक्लियर रिएक्शन इक्वेशंस। न्यूक्लियर रिएक्शन इक्वेशंस लिखनी है हमें। ये डिफरेंट केसेज हमें दे रखे हैं, इसका अल्फा डी के करने के बाद क्या रिएक्शन आएगा, इसका अल्फा डी के करेंगे, इसका करेंगे बीटा डी, नेगेटिव बीटा डी के, नेगेटिव बीटा डी के, पॉजिटिव बीटा डी के, पॉजिटिव बीटा डी के। तो आसान सा है, डी के आपको आता ही है। तो क्वेश्चन नंबर 13.6 में हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 13.6 13.6 में क्या कह रहा है, देखिए राइट न्यूक्लियर इक्वेशंस फॉर, पार्ट 1 में दे रखा है कि अल्फा डी के ऑफ रेडॉन 88-26 इसका न्यूक्लियर रिएक्शन लिखना है। तो इससे अल्फा डी के कर दीजिए, रेडियम है ये, और इसका अल्फा डी के करेंगे आप तो 88-26, इसका जब आप अल्फा डी के करेंगे यानी अल्फा पार्टिकल निकाल दीजिए इससे, तो 88 की जगह 86 आएगा, और इधर 4 कम हो जाएगा, 222 आएगा, और ये रेडॉन Rn हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेडॉन। ठीक है, ये न्यूक्लियर रिएक्शन हो गया, सिंपल सी बात है। और प्लस क्यू वैल्यू जो भी होता है, एनर्जी तो रिलीज होगी यहाँ पर, क्यू वैल्यू। ठीक है, दूसरा कह रहा है, सेकंड है अल्फा डीके ऑफ प्लूटोनियम कितना 94-42, इसका अल्फा डीके करना है। तो देखिए अल्फा डीके करें इसका, प्लूटोनियम 94-42, इसका अल्फा डीके करें तो अल्फा पार्टिकल को बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, तो ये बचेगा 92 और ऊपर बचेगा 4 निकाल देंगे तो 238, और ये यूरेनियम हो जाएगा, प्लस क्यू वैल्यू ये हो जाएगी वैल्यू, न्यूक्लियर रिएक्शन। थर्ड हमें दे रखा है नेगेटिव बीटा डीके ऑफ फास्फोरस, नेगेटिव बीटा डीके, नेगेटिव को ऐसे लिखा जाता है, नेगेटिव बीटा डीके ऑफ फास्फोरस 32। अब नेगेटिव बीटा डीके में आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, कौन एमिट होता है, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के साथ आप ये भी जानते होंगे कौन एमिट होता है, एंटी न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन के साथ एंटी न्यूट्रिनो निकलता है, ये भी आप जानते होंगे। नेगेटिव बीटा डीके में ये लीजिए, एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया और साथ में एंटी न्यूट्रिनो निकल गया।
ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये 16 से बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा 16 से बढ़ जाएगा। 16 किसका होता है, सल्फर का होता है, ठीक है। और ये 32 मास नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, इस तरीके से ये आएगा। ये न्यूक्लियर रिएक्शन हो गया, नेगेटिव बीटा डीके हमने कर दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेगेटिव बीटा डीके ऑफ बिस्मथ। पार्ट 4 में कह रहा है नेगेटिव बीटा डीके ऑफ बिस्मथ। बिस्मथ का नेगेटिव बीटा डीके करें 210 मास नंबर है, 83 इसका एटॉमिक नंबर है। तो बिस्मथ का कीजिए, बिस्मथ 210 मास नंबर, 83 एटॉमिक नंबर है। और इसमें से जब आप नेगेटिव बीटा डीके यानी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दोगे और इलेक्ट्रॉन के साथ एंटी न्यूट्रिनो निकालोगे, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते ही ये 84 हो गया और ये 210 हो गया। 84 जो होगा वो पोलिनियम का होगा, किसका होगा, पोलिनियम। तो बिस्मथ से पोलिनियम बना, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तब, ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ में हम बात करें पॉजिटिव बीटा डीके। पॉजिटिव बीटा डीके करना है, किसका पॉजिटिव बीटा डीके, ऑफ पॉजिटिव बीटा डीके ऑफ कार्बन। कार्बन का कौन सा आइसोटॉप, ये 8C11। 8C11 का पॉजिटिव बीटा डीके कीजिए। पॉजिटिव बीटा डीके का मतलब पॉजिट्रॉन आपको निकालना है। तो 8C11, तो पॉजिटिव बीटा डीके में पॉजिट्रॉन निकलेगा +1E0 निकलेगा। और इसके साथ जब पॉजिट्रॉन निकलता है तो न्यूट्रिनो निकलता है, ये आप जानते हैं। और क्यू वैल्यू, एनर्जी रिलीज होती है, ये आप जानते हैं, क्यू वैल्यू यहाँ भी होगी। तो पॉजिट्रॉन को इससे निकालिए तो एक कम हो जाएगा 7 रह जाएगा, क्या रह जाएगा 7। 8C11, 8 नहीं होना चाहिए, ये 6C11 है बेटा, ये 6C11 है कार्बन का, 6C11। और जब 6 से निकलेगा तो 7 आ जाएगा, नहीं +1 है तो 5 रह जाएगा, एक कम हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। 5 किसका है, 5 है बोरॉन का, किसका है, बोरॉन का। क्लियर है ना। 6C11 का, ये 6 है बेटा, 8 नहीं है, ये 6 है। 6C11 का पॉजिटिव बीटा डीके करना है। 6C11 का पॉजिटिव बीटा डीके किया, पॉजिट्रॉन बाहर निकाला, न्यूट्रिनो निकला और क्यू वैल्यू, और ये बोरॉन में कन्वर्ट हो गया। ये न्यूक्लियर रिएक्शन हो गया पॉजिटिव बीटा डीके ऑफ कार्बन का। इसके बाद में हम बात करें लास्ट, इसका सेकंड लास्ट है पॉजिटिव बीटा डीके हमें करना है। सिक्स नंबर का पॉजिटिव बीटा डीके करना है। किसका पॉजिटिव बीटा डीके करना है, पॉजिटिव बीटा डीके ऑफ टेक्टिनियम TC। और ये हो गया 43 और 97 इसका मास नंबर। तो इसका पॉजिटिव बीटा डीके कीजिए। इसका पॉजिटिव बीटा डीके जब आप करेंगे, यानी इससे क्या बाहर निकाल देंगे, पॉजिट्रॉन बाहर निकाल देंगे, +1E0 बाहर निकाला, प्लस यहाँ पर न्यूट्रिनो निकलेगा, क्या निकलेगा, न्यूट्रिनो निकलेगा, ठीक है। और न्यूट्रिनो निकलते ही यहाँ 43 है तो ये 42 और ये मॉलिब्डेनम बनेगा, और ये हो जाएगा 97, 42 मॉलिब्डेनम 97, ये बात यहाँ पर बनेगी। तो ये पॉजिटिव बीटा डीके हो गया टेक्टिनियम का। लास्ट वन है इसमें 7th और दे रखा है, हमें करना है इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इलेक्ट्रॉन कैप्चर करना है। इलेक्ट्रॉन कैप्चर, किसका इलेक्ट्रॉन कैप्चर, जिनॉन को। इलेक्ट्रॉन कैप्चर, अब देखिए इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है, ऑफ जिनॉन 12054। जिनॉन 12054 के द्वारा इलेक्ट्रॉन कैप्चर करना है। तो इलेक्ट्रॉन जब ये कैप्चर करेगा, कौन, जिनॉन, ये जिनॉन 54 और ये 120, जब ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा मतलब एब्जॉर्ब करेगा, तो -1E0, तो क्या बनेगा भाई 53 हो जाएगा। 53 का मतलब इंडियम, ठीक है। और ये 120, 53I120, और न्यूट्रिनो निकलता है साथ में, कौन निकलता है, न्यूट्रिनो। ये ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन कैप्चर का मतलब है इधर आएगा, कैप्चर मतलब एब्जॉर्ब कर लिया तो इधर आएगा। तो 54 - 1 53 इंडियम बन गया इसका। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जा सकता है। चलिए ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 13.7 में कह रहा है ए रेडियो एक्टिव आइसोटॉप हैज
ए रेडियो एक्टिव आइसोटॉप हैज ए हाफ लाइफ ऑफ टी ईयर्स। कितनी ईयर्स? टी ईयर्स हाफ लाइफ दे रखी है किसी रेडियो एक्टिव आइसोटॉप की। हाउ लॉन्ग विल इट टेक द एक्टिविटी टू रिड्यूस? इसकी एक्टिविटी को 3.125% रिड्यूस होने में कितना समय लगेगा और 1% होने में कितना समय लगेगा? एक्टिविटी की बात हो रही है। तो एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है, एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप हम कंसीडर करते हैं। क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 13.7। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप जिसका आपने लाइफ टाइम दे रखा है, हाफ लाइफ दे रखा है। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप का हाफ लाइफ ये क्या दे रखा है? हाफ लाइफ, टी हाफ लाइफ है, टी हाफ लाइफ है। कोई रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है, ठीक है, जिसकी इनिशियल एक्टिविटी हम मान लेते हैं, इनिशियल एक्टिविटी मान लीजिए ये कोई रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है, इसकी हाफ लाइफ तो ये है, ठीक है। ये रेडियो एक्टिव आइसोटॉप या सब्सटेंस कुछ भी कह दीजिए, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप, ठीक है, सब्सटेंस भी कह सकते हो, कुछ भी। इनिशियल एक्टिविटी इसकी हम मान लेते हैं R0 है, R से रिप्रेजेंट करते हैं हम एक्टिविटी को। अब पार्ट ए में क्या कह रहा है, देखिए पार्ट ए में कह रहा है कि 3.125% होने में कितना समय लगेगा, यानी R को इसकी इनिशियल वैल्यू R0 का 3.125% ऑफ R0, इसमें कितना समय लगेगा। तो मतलब क्या दे रखा है, R/R0 इज इक्वल टू 3.125 ये दे रखा है। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो R/R0 और ये आ जाएगा आपका 3125 और 1000। और इसको इधर सॉल्व करेंगे बेटा, इसको इधर हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट में लिख रहा हूँ 1/32 आएगी। कितनी आएगी? 1/32 आएगी इसको सॉल्व करने पर, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अब इसको जब हम देखते हैं तो 2 की पावर में कितना आ जाएगा, 1/2 की पावर में 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 यानी 5 आ जाएगा, है या नहीं। इसको 1/2 होल रेज टू द पावर 5 लिखा जा सकता है, R/R0 हो गया। R/R0 ये 1/2 होल रेज टू द पावर 5 हो गया। ये तो एक्टिविटी की बात हुई, एक ये इक्वेशन हो गई। एंड N/N0 आप जानते हो कितना होता है, सॉरी R/R0 आप ये भी तो जानते हो ना, यहाँ R/R0 का जो जनरल रिलेशन है वो ये होता है, ठीक है, 1/2 होल रेज टू द पावर n, और एक रिलेशन ये आ गया। इन दोनों को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 होल रेज टू द पावर n बराबर है 1/2 होल रेज टू द पावर 5, और इनकी बेस सेम है तो पावर बराबर हो जाएंगी, यानी n इज इक्वल टू 5 आ गया। n इज इक्वल टू क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है, n इज इक्वल टू क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है कि कितने समय में इतनी एक्टिविटी हो जाएगी, कितने समय में हो जाएगी, यानी t निकालना है। तो t इज इक्वल टू क्या होता है, n इंटू टी, हाफ लाइफ, यही होता है ना, मैंने आपको बता रखा है हाफ लाइफ, n इंटू टी हाफ, ध्यान रखिए। और हाफ लाइफ हमें दे रखी है कितनी, कैपिटल टी, और n की वैल्यू कितनी आ गई, 5, तो आंसर कितना आ गया, 5t ईयर्स। इतने समय में 5t ईयर्स में, इतने समय में एक्टिविटी, इनिशियल एक्टिविटी का 3.125% हो जाएगा। समझ में आ गई बात आपको। इतने समय में t इज इक्वल टू 5t ईयर्स में एक्टिविटी अपनी इनिशियल वैल्यू का 3.125% हो जाएगा। इसी का बी पार्ट कह रहा है कि कितने समय में 1% रह जाएगा, कितने समय में 1% रह जाएगा। तो ये पता करना है 1% कितने समय में रहेगा। तो 1% के लिए देखिए बी पार्ट इसका कह रहा है, बी पार्ट 1% कितने समय में रह जाएगा, यानी R बराबर 1% ऑफ R0 ये कह रहा है। तो R इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/100 R0। तो यहां से लिखेंगे हम R/R0 इज इक्वल टू 1/100, ये लिखा जाएगा, ठीक है, यानी ये लिखा जाएगा 1/100। अब 1/100 का हम क्या नहीं कर सकते बेटा, हम 1/2 होल रेज टू द पावर n नहीं लिख सकते ना। तो फिर हम क्या करेंगे उस केस में, लॉग की कैलकुलेशन करेंगे। एक इक्वेशन तो इसी को मान लो, और दूसरी इक्वेशन R/R0 क्या होता है, 1/2 होल रेज टू द पावर n होता है।
इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं और इन दोनों को बराबर रख दें। 1/2 होल रेज टू द पावर n इज इक्वल टू 1/100 ऐसे लिखा जा सकता है। और यहाँ से इसको लिख सकते हैं और 1/2 रेज टू द पावर n इज इक्वल टू 1/100, या फिर लिख सकते हैं 2 की पावर n इज इक्वल टू 100 ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका हम ले लें लॉग, तो n log 2 हो जाएगा इसका लॉग लेने पर पावर तो यहाँ जाती है और log 2 और log टू द बेस e ऑफ 100 आ जाएगा। ये वैल्यू आएगी log टू द बेस e ऑफ 100। ठीक है, ये हमने log ले लिया। अब इसको हम सॉल्व कर लें। पहले हमें n की वैल्यू चाहिए, तो log टू द बेस e 100 अपॉन log टू द बेस e ऑफ 2 ये आ जाएगा। अब log टू द बेस 100 की वैल्यू हम देख लेंगे। 100 की वैल्यू कितनी होती है, log टू द बेस 100, log टू द बेस 100 को मैं 10 की पावर में 2 लिख सकता हूँ इस तरीके से, और log टू द बेस 2 ये लिखा गया। अब ये ऊपर वाला लिखा जाएगा 2 log टू द बेस e ऑफ 10 अपॉन log टू द बेस e ऑफ 2 इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से लिखा जाएगा। अब log टू द बेस e को 10 में बदलना है, log 10 में बदलना है ये बेस को, तो हम जानते हैं 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये log टू द बेस 10 ऑफ 10 हो जाएगा। और नीचे log टू द बेस 10 में इसको जब बदलोगे तो नीचे भी 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे और ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको यदि आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये देखिए, ये तो वैल्यू कैंसिल हो ही गई। तो ऊपर तो 2 log 10 का वैल्यू होता है 1 और नीचे log 10 ऑफ 2 है, तो log 10 ऑफ 2 का मतलब होता है आप 0.3010 इतना होता है। ठीक है, इसका वैल्यू ये आ गया। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आएगी 2403010, 0 से 0 कैंसिल हुआ और ये लगभग आ जाएगा आपका 6 समथिंग आ जाएगा, 6.65 इस तरीके से आ जाएगा। ये n की वैल्यू आई, ये किसकी वैल्यू आई, n की वैल्यू आई अप्रोक्सीमेटली। तो कितना समय लगेगा 1% डिक्रीज होने में, n इंटू टी आप फॉर्मूला मैंने बताया था अभी आपको, और n का वैल्यू आपने 6.65 निकाल लिया और हाफ लाइफ आपको क्वेश्चन में t ईयर्स दे रखा है, तो इतना समय लगेगा 1% डिक्रीज होने में। क्लियर है, तो जब 3.125% डिक्रीज होने में हमने निकाला था समय तो 5t लग रहा था, और 1% डिक्रीज होने में इतना लगेगा। ठीक है, 1% एक्टिविटी इनिशियल एक्टिविटी का होने में इतना समय लगेगा। चलिए, तो ये लॉग कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको आनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13.8 की बात करेंगे। 13.8 की बात करेंगे। द नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ लिविंग कार्बन कंटेनिंग मैटर इज फाउंड टू बी 15 डीके पर मिनट। नॉर्मल एक्टिविटी जो है लिविंग कार्बन की, लिविंग कार्बन कंटेनिंग मैटर इज फाउंड टू बी 15 डीकेज पर मिनट। कार्बन की, लिविंग कार्बन की नॉर्मल एक्टिविटी दे रखी है 15 डीकेज पर मिनट। ये इनिशियल एक्टिविटी कह सकते हो आप इसको, इनिशियल एक्टिविटी होगी फॉर एवरी ग्राम ऑफ कार्बन, 1 ग्राम के लिए, यानी एवरी ग्राम ऑफ कार्बन के लिए। दिस एक्टिविटी अराइजेज फ्रॉम द स्मॉल पोर्शन ऑफ रेडियो एक्टिव 6C14 प्रेजेंट विद द स्टेबल कार्बन आइसोटॉप 6C12। 6C14 6C12 के साथ प्रेजेंट है तब ये एक्टिविटी हमें मिलती है। व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डेड, जब ऑर्गेनिज्म डेड है, इट्स इंटरेक्शन विद द एटमॉस्फेयर which maintain the above equilibrium activity ceases and its activity begins to drop। जब ये ऑर्गेनिज्म डेड है तो उस समय इसकी एक्टिविटी ड्रॉप होना शुरू होती है फ्रॉम द नॉन हाफ लाइफ। कितना, ये हाफ लाइफ हमें पता है 5730, इस हाफ लाइफ से डिक्रीज होना शुरू होती है। ठीक है, ऑफ 6C14 एंड मेजर्ड एक्टिविटी, the age of the specimen can be approximately estimated. This is the principle of carbon 6C14 dating used in archaeology. Suppose a specimen from Mohenjo-daro gives an activity of 9 decays per minute per gram of carbon. Estimate the approximate age of the Indus Valley civilization. इंडस वैली सिविलाइजेशन की एज क्या है ये हमें पता करना है। क्या दे रखा है, देखिए क्वेश्चन को समझिए, पहले क्वेश्चन को समझना है। अच्छा प्रश्न है 13.8।
क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कह रहा है कि जो इनिशियल एक्टिविटी है वो कितनी है? 15 डीकेज पर मिनट लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है, डीकेज पर मिनट, ठीक है। नॉर्मल एक्टिविटी है ये नॉर्मल एक्टिविटी है, ये नॉर्मल एक्टिविटी जो आपको गिवन है, नॉर्मल एक्टिविटी, ठीक है। इफ ऑर्गेनिज्म इज डेड, यानी प्रेजेंट एक्टिविटी की जब बात करते हैं, प्रेजेंट एक्टिविटी उसने दे रखी है, प्रेजेंट एक्टिविटी दे रखी है R0, आर बोलेंगे उसे प्रेजेंट एक्टिविटी को, ये तो इनिशियल था, और आर इस किसी समय अन्य समय पर, यानी आर प्रेजेंट एक्टिविटी की बात कर रहा है वो, ये भी क्वेश्चन में गिवन है 9 डीकेज पर मिनट, 9 डीकेज पर मिनट, ठीक है। और हाफ लाइफ भी हमें पता है 6 से 14 के लिए 5730 ईयर्स, ठीक है, ये हाफ लाइफ है, ठीक है। अब आप जानते हो कि एक्टिविटी जो है प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स के, मतलब नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स के, मतलब हमें निकालना क्या है कि कितना एज होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन का, सिंधु घाटी सभ्यता की कितनी आयु है, ये हमें पता करनी है। तो उस केस में हमें पता करना है टी, क्या पता करना है? टी पता करना है, और टी पता होने के लिए हमें एन पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? एन पता होना चाहिए। टी हाफ तो हमें दे रखा है, टी हाफ तो हमें दे रखा है, तो देखिए टी पता करना है, तो हम सीधे सी बात जानते हैं, सिंस r इज इक्वल टू R0 ई रेज टू दी पावर माइनस लेमडा टी, ये जानते हो, ठीक है। या फिर लिख सकते हो R अपॉन R0 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ई रेज टू दी पावर माइनस लेमडा टी, ऐसे लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर इसको मैं उल्टा लिख देता हूँ, R0 अपॉन R कर दूँ तो ये प्लस में हो जाएगा, ई रेज टू दी पावर लेमडा टी हो जाएगा, उल्टा कर दिया तो। अब R0 की वैल्यू हमें दे रखी है 15 डीके पर मिनट, और R की वैल्यू दे रखी है 9 डीके पर मिनट, है या नहीं? 9 डीके पर मिनट, और ये ई रेज टू दी पावर लेमडा अपॉन टी, लेमडा इंटू टी, ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करें, दोनों साइड का लॉग ले लेते हैं, लॉग ले लीजिए, लॉग टू द बेस ई ऑफ 15 अपॉन 9, ठीक है, और log टू द बेस e ऑफ e रेज टू द पावर लेमडा टी, ये हमने लिया। अब यहाँ पर हम देखें तो log टू द बेस e ऑफ 15 माइनस log टू द बेस e ऑफ 9, और ये बराबर आ गया लेमडा इंटू टी, जो पावर में है वो इधर आ जाएगा, log टू द बेस e ऑफ e, ये आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए log टू द बेस e ऑफ 15, log टू द बेस e ऑफ 15, ठीक है। अब log टू द बेस e ऑफ 15 माइनस log टू द बेस e ऑफ 9 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू होता है 1, इसका वैल्यू कितना होता है? 1, तो ये लेमडा इंटू टी हो जाएगा, सिंपली क्या हो जाएगा? लेमडा इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर लें, इसको हम सॉल्व कर लें, तो इसको आप चाहो तो वैसे ही रहने दे सकते हो, लेमडा टी इज इक्वल टू log टू द बेस e ऑफ 15 माइनस log टू द बेस e ऑफ 9, हमें टी तो चाहिए, टी चाहिए, लेकिन लेमडा भी हमें पता नहीं है, तो लेमडा तो निकल जाएगा क्योंकि हमारे पास टी हाफ है, ठीक है। तो पहले टी निकाल लीजिए यहाँ से, टी का जो फॉर्मूला बनता है लेमडा इंटू टी, और इसको आप लिख दीजिए log टू द बेस e ऑफ 15 अपॉन 9, ऐसे ही लिख लीजिए, इससे हमारा काम चल जाएगा, लेमडा इंटू टी, और ये हो जाएगा, इसको हम बेस 10 में बदलें पहले, तो log टू द बेस 10 हो जाएगा, ये 2.30 से मल्टीप्लाई करते ही 10 बेस हो जाता है, और ये 15 3 से कैंसिल हो रहा है, और ये 3 5 अपॉन 3, ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब इसको यदि हम सॉल्व करें तो लेमडा इंटू टी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.303, ये हुआ 2.303, और इसकी यदि हम वैल्यू निकालें लॉग टेबल से देख करके, किसकी वैल्यू निकालनी है आपको लॉग टेबल से? log 5 की और log 3 की वैल्यू निकालनी है। log 5 की वैल्यू में से log 3 की वैल्यू जब माइनस करोगे, log टेबल से आपको ये देखनी है वैल्यू, जब इसे सॉल्व करोगे तो ये 303 इस log 5 की वैल्यू में से log 3 को जब माइनस करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.2218, और इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू हो जाती है 5109, ठीक है। ये लेमडा इंटू टी की वैल्यू आई, किसकी वैल्यू आई? लेमडा इंटू टी की वैल्यू आई, और यहाँ से आप टी निकाल लीजिए 0.5109 अपॉन लेमडा, लेकिन अभी टी फाइनल नहीं आया। अब देखिए टी हाफ आप जानते हो कितना होता है, 0.693 अपॉन लेमडा,
तो यहाँ से लेमडा निकलेगा, लेमडा बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ होगा। और टी हाफ का वैल्यू हमें गिवन है, टी हाफ का वैल्यू हमें गिवन है 5730 ईयर्स। टी हाफ का वैल्यू क्या है हमें गिवन है, यही कर देता हूं मैं। ये देखिए टी हाफ का वैल्यू 5730 ईयर्स है। तो लेमडा बराबर आ जाएगा हमारा, लेमडा इज इक्वल टू 0.693 अपॉन ये है 5730 ईयर्स में। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हमने लिख लिया, इस तरीके से हमने इसको लिख लिया, किसको, टी हाफ को। ठीक है, टी हाफ को ये लिखा तो लेमडा आ गया। तो टी की जो वैल्यू आएगी वो 0.5109, लेमडा की ये वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, इस फॉर्मूले में रख दीजिए लेमडा की वैल्यू। इस फॉर्मूले में जब आप रखोगे तो क्या आ जाएगा, अपॉन लेमडा, नीचे आएगा लेमडा, तो 0.693 अपॉन 5730। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 0.5109 और ये हो जाएगा इंटू 5730 अपॉन 0.693, ये आ जाएगा। ठीक है, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो टी की जो वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली 4224 ईयर्स आ जाएगी। इतना टाइम लगेगा, इतना टाइम है किसका, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, 4224। ठीक है, तो हम किससे लेकर के चले, इसको लेकर के चले, और इसी से हमने पहले ये लिखा, ये हमें गिवन है R0 और R, ये लिखा, टी की वैल्यू निकाली लॉग कैलकुलेशन करके, टी की ये फार्मूला आया, लेमडा का फार्मूला हमने यहाँ से लेमडा की ये टी हाफ रख करके लेमडा रखा, और लेमडा की वैल्यू को फाइनली इसमें रखा, तो टी की वैल्यू कैलकुलेट होकर के ये आ गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13.9 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13.9 की बात करेंगे। 13.9 में क्या कह रहा है देखिए, ऑब्टेन द अमाउंट ऑफ कोबाल्ट 2760 necessary to provide a radioactive source of 8 millicurium strength, 8 millicuri strength। ठीक है, द हाफ लाइफ ऑफ कोबाल्ट 60 इज 5.3 ईयर्स। कोबाल्ट की आपको हाफ लाइफ दे रखी है, और क्या दे रखा है, और रेडियो एक्टिव सोर्स जिसकी स्ट्रेंथ आपको ये दे रखी है, स्ट्रेंथ का मतलब ये एक्टिविटी आपको दे रखी है, क्या दे रखी है, एक्टिविटी, टू प्रोवाइड ए रेडियो एक्टिव सोर्स ऑफ 8 मिलीक्यूरी स्ट्रेंथ, ये आपको एक्टिविटी दे रखी है। ठीक है, स्ट्रेंथ का मतलब एक्टिविटी दे रखी है, आर की वैल्यू आपको दे रखी है। ठीक है, और टी हाफ दे रखा है, निकालना क्या है, ऑब्टेन द अमाउंट ऑफ कोबाल्ट 60 नेसेसरी टू प्रोवाइड ए रेडियोएक्टिव सोर्स, इस स्ट्रेंथ का रेडियोएक्टिव सोर्स देने के लिए इसका कितना अमाउंट हमें चाहिए वो हमें पता करना है, इसका कितना अमाउंट हमें चाहिए वो हमें पता करना है। तो उसके लिए हमें इनिशियल एक्टिविटी तो दे रखा है, लेकिन किसी टाइम पर एक्टिविटी हमें पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी, आर निकालना पड़ेगा पहले। जब आर आ जाएगा तो उस केस में फिर हम नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे। नंबर ऑफ एटम्स जब आएगा तो उसके बाद में 60 ग्राम ऑफ कोबाल्ट में नंबर 60 ग्राम कोबाल्ट के लिए हम क्या निकाल लेंगे, स्ट्रेंथ निकाल लेंगे। देखिए कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13.9। ठीक है, तो हमें स्ट्रेंथ दे रखा है, R0 का वैल्यू कितना दे रखा है, 8 मिली क्यूरी। ठीक है, ये दे रखा है, और 8 मिली क्यूरी को आप ऐसे लिख सकते हो, मिली का मतलब 10⁻⁻³ और क्यूरी का मतलब होता है 3.7 इंटू 10⁻10 डीके पर सेकेंड। ये आप जानते हो, डीके पर सेकेंड, ये सेकेंड में हमने बदल लिया R0 की वैल्यू, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 29.6 इंटू 10⁻7 डीके पर सेकेंड, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये R0 की वैल्यू हमें गिवन है, और टी हाफ भी हमें गिवन है कितना, 5.3 ईयर्स, ये ईयर्स में दे रखा है, आप चाहो तो इसको सेकेंड में बदल सकते हो, 5.3, और सेकेंड में बदलने के लिए ईयर्स में 24 मंथ्स होते हैं, मंथ में 1 ईयर में 24 मंथ, और एक महीने में 30 दिन, और एक दिन में 60, और 60 मिनट का मतलब ये हो गया 24 घंटे से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इंटू 24 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 24 आवर्स वाला। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये सेकंड में आ जाएगा, और सेकंड में ये जो वैल्यू आएगी कैसे सॉल्व करना है, ईयर्स में, 1 ईयर में 365 डेज होते हैं ना,
है ना, 365 डेज लिख लीजिए आप, 365 डेज, दोबारा लिख देता हूँ मैं, 5.3 इंटू 1 ईयर, 1 ईयर में 365 डेज, डेज का मतलब 24 आवर्स, 1 डे का मतलब, और आवर में 60 मिनट और 60 सेकेंड, ये सेकेंड में बदल गया। ठीक है, और जब इसको आप सॉल्व करोगे, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 5.3, 20, 60, 30। तो इसको ऐसे लिख लीजिए फिलहाल, तो आगे चल के कैंसिल भी हो सकता है इसलिए, और 24 इंटू 36 इंटू 10⁻²² हो गया। ठीक है, ये आ गया टी हाफ। ये किस में आ गया? सेकंड में आ गया। किस में आ गया? सेकंड में। ठीक है, अब यहाँ से आप निकाल लीजिए एक्टिविटी एट एनी अदर टाइम लेमडा इंटू एन, ये आएगा आर। ठीक है, अब टी हाफ आप जानते हो, सिंस टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लेमडा, और लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 0.693 अपॉन टी हाफ। इस तरीके से ये आ जाएगी वैल्यू, लेमडा की वैल्यू आएगी, और यहाँ पर रखेंगे तो 0.693 अपॉन टी हाफ, और ये एन की वैल्यू आ जाएगी 0.693, और टी हाफ कितना है? टी हाफ की वैल्यू हमें 5.3 इंटू 365 इंटू 24 इंटू 36 इंटू 10⁻², ये आ जाएगी। और ये n की वैल्यू हमें पता नहीं है, और r की वैल्यू हमें पता है, r जिसको हमने r0 लिखा था, इसको इनिशियल टाइम पर ही हम निकाल रहे हैं, तो r0 यही लेना पड़ेगा। तो 29.6 इंटू 10⁻7 डीके पर सेकेंड। तो यहाँ से n की वैल्यू निकलेगी, n की जो वैल्यू निकलेगी वो 29.6 इंटू 10⁻7 इंटू 5.3 इंटू 365 इंटू 24 इंटू 36 इंटू 10⁻², और इसको डिवाइड कर दें 0.693 से, तो n की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 7.15 इंटू 10⁻16 एटम्स। इतनी n एक्टिविटी जब 8 मिली क्यूरी स्ट्रेंथ का एक्टिविटी हम जब लेते हैं सोर्स से, जब इतना डीके आपको करवाना है तो इतने एटम्स n की वैल्यू आएगी। और 60 ग्राम, अब देखिए 60 ग्राम ऑफ कोबाल्ट, इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं? एवोगैड्रो नंबर के बराबर होंगे, 6.023 इंटू 10⁻23, इतने होंगे। और 1 ग्राम की यदि मैं बात करूं तो 1 ग्राम में कितने होंगे? 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 60, इतने हो जाएंगे। और यदि मैं बात करता हूं कितना, 7.15 इंटू 10⁻6 एटम्स की, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 60 इंटू वैल्यू आएगी कितनी? इंटू 7.15 इंटू 10⁻16, ये वैल्यू आएगी। लेकिन हमें चाहिए क्या? हमें एटम्स से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हमें चाहिए, ये ग्राम है, हमें क्या चाहिए? क्वेश्चन देखते हैं एक बार, 13.9, और अमाउंट चाहिए। क्या चाहिए? अमाउंट चाहिए। तो अमाउंट निकालने के लिए नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, ये देखिए, इतना नंबर ऑफ एटम्स में इतना ग्राम होता है, उल्टा करेंगे, इसका उल्टा करेंगे बेटा। देखिए 6.023 इंटू 10⁻23 में कितना ग्राम होता है? 60 ग्राम। ठीक है, तो 1 में कितना हो गया? 60 अपॉन 6.023 इंटू 10⁻23, इतना हो गया ग्राम में। ठीक है, और यदि एटम्स लें आप 7.15 इंटू 10⁻16 एटम्स में कितना अमाउंट होगा? 60 इंटू 7.15 इंटू 10⁻16 डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है, इतना ग्राम आएगा। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 7.123 इंटू 10⁻⁻6 ग्राम, इतना अमाउंट आएगा कोबाल्ट का। समझ में आ गई बात?
तो इस तरीके से नहीं करना। और इसका उल्टा, हमें नंबर नहीं चाहिए, हमें अमाउंट चाहिए। तो इतना, ये जो एवोगैड्रो नंबर है Na इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर में इतना अमाउंट है, किसमें, कोबाल्ट में। तो वन के लिए कितना होगा, इतना। और इतने एटम्स के लिए, एक एटम के लिए इतना हो गया, और इतने एटम्स के लिए कितना होगा, इतना। ठीक है, इस तरीके से अमाउंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाफ लाइफ ऑफ स्ट्रोंसियम इज 28 ईयर्स। स्ट्रोंसियम की हाफ लाइफ आपको दे रखी है 28 ईयर्स। ठीक है। व्हाट इज द डिसइंटीग्रेशन रेट ऑफ 15 मिलीग्राम ऑफ दिस आइसोटॉप। 15 मिलीग्राम, इस आइसोटॉप के 15 मिलीग्राम का रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन क्या होगा। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन क्या होगा। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या है, एक्टिविटी पूछ रहा है। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है एक्टिविटी। ठीक है, तो एक्टिविटी कितना होगा 15 मिलीग्राम ऑफ दिस आइसोटॉप का। ठीक है, तो हाफ लाइफ हमें स्ट्रोंसियम का दे रखा है। क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं 13.10, इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो 13.10 में सबसे पहले तो हमें हाफ लाइफ दे रखा है, कितना दे रखा है, 28 ईयर्स। ठीक है, जिसको आप सेकेंड्स में बदलना चाहें तो 28 इंटू वही फॉर्मूला होता है 365 डेज, और डेज में 24, और 60 मिनट को 60 सेकेंड में, तो ये सेकेंड में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये हाफ लाइफ सेकेंड में भी आप इस तरीके से लिख सकते हो। अब जो आपको कह रहा है स्ट्रोंसियम है, कौन है, स्ट्रोंसियम। यहाँ 60 होता है स्ट्रोंसियम में, और ये 38। इसकी जो हाफ लाइफ है वो 28 ईयर्स आपको दे रखी है। डिसइंटीग्रेशन रेट कितना होगा, कितनी अमाउंट का, 15 मिलीग्राम। 15 मिलीग्राम अमाउंट का डिसइंटीग्रेशन रेट पूछ रहा है, डिसइंटीग्रेशन रेट। ठीक है, यानी क्या पूछ रहा है, एक्टिविटी पूछ रहा है। यही तो होता है एक्टिविटी। डिसइंटीग्रेशन रेट को हम क्या कहते हैं, एक्टिविटी। तो एक्टिविटी पूछ रहा है, तो क्या करें, सबसे पहले आर की वैल्यू हमें चाहिए। आर बराबर क्या होता है, लेमडा इंटू एन होता है। अब लेमडा तो हम आराम से लिख देंगे। लेमडा तो कितना होता है, देखिए टी हाफ इज इक्वल टू होता है 0.693 अपॉन लेमडा। तो यहाँ से लेमडा आ जाएगा 0.693 अपॉन टी हाफ। टी हाफ की वैल्यू हमें दे रखी है, लेकिन एन की वैल्यू क्या होगी, एन की वैल्यू निकाल के रख दें। टी हाफ की हमने निकाल रखी है, तो एन की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, एन की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, एन की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ, एन इज इक्वल टू होगा भाई आपका ये 15 मिलीग्राम है ना। 15 मिली मतलब इतना, इतने ग्राम की बात हो रही है, इतने ग्राम सैंपल की बात हो रही है। स्ट्रोंसियम का इतने ग्राम सैंपल है, और इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दीजिए। स्ट्रोंसियम का कितना है, 60। स्ट्रोंसियम के केस में क्या है बेटा, स्ट्रोंसियम 90 है, ये 90 है। स्ट्रोंसियम का 90 है, कितना है, 90 है ये 90 है। तो मास नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दो 90 से। तो एन का फॉर्मूला क्या याद रखना है आपको, एन इज इक्वल टू मास, ये मास हो गया आपको। ठीक है, 15 मिलीग्राम, और इनटू एवोगैड्रो नंबर, और डिवाइडेड बाय क्या, मास नंबर, डिवाइडेड बाय मास नंबर, डिवाइडेड बाय मास नंबर। ठीक है, मास नंबर। ठीक है, मास नंबर कितना है, 90, ये आ गया। एम की वैल्यू 90, स्मॉल एम की वैल्यू 15 मिलीग्राम, और एन एवोगैड्रो नंबर ये आ गया। एन की ये वैल्यू आ गई। अब एन की ये वैल्यू और टी हाफ की ये वैल्यू, ये जो टी हाफ निकाला है और एन निकाला है, इसको रख दें तो आर की वैल्यू आ जाएगी 0.693। देयरफॉर आर इज इक्वल टू 0.693। टी हाफ का वैल्यू 28 इंटू 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, ये आ जाएगा। और n की वैल्यू रखें तो 15 इंटू 10 रेज टू द पावर -3, 6.023 इंटू 10 रेज टू द पावर 23, और अपॉन में 90 आ जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो r की जो वैल्यू आएगी, r की जो यहाँ पर वैल्यू निकल के आएगी, वो वैल्यू निकल के आएगी अप्रॉक्सीमेटली 7.877 इंटू 10 रेज टू द पावर 10 डीके पर सेकेंड, डीके पर सेकेंड।
या इसको बैकरल भी आप लिख सकते हो, क्यूरी में भी इसको निकाल सकते हो। 7.877 इंटू 10⁻10 बैकरल, या फिर लिख सकते हैं बैकरल, या फिर वन क्यूरी इज इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10⁻10 बैकरल। ये आप जानते हो। तो वन बैकरल की जगह क्यूरी में यदि इसको निकालना है तो 7 इंटू 10⁻10 अपॉन इसको डिवाइड कर दें 3.7 इंटू 10⁻10, तो ये क्यूरी में रिजल्ट आएगा और ये वैल्यू आ जाएगी एक्टिविटी की क्यूरी में 2.13 क्यूरी। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्न को भी किया जा सकता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13.11 की। ऑब्टेन अप्रोक्सीमेटली द रेशियो ऑफ द न्यूक्लियर रेडियाई ऑफ गोल्ड आइसोटोप एंड सिल्वर आइसोटोप। वैसे ये हो सकता है इस फॉर्मूले से R इज इक्वल टू R0 a की पावर 1/3 गोल्ड न्यूक्लियस यानी RAU ये गोल्ड न्यूक्लियस की बात हो रही है। RAU की वैल्यू हो जाएगी R0 और A का वैल्यू है इसका 197 ऑल रेज टू द पावर 1/3 हो जाएगा। ठीक है, और R सिल्वर का वैल्यू आपको दे रखा है AG, सिल्वर का वैल्यू दे रखा है R0, मास नंबर है सिल्वर का कितना 107, तो 107 होल रेज टू द पावर 1/3। रेशो निकालना है तो RAU गोल्ड का और RAG सिल्वर का, इन दोनों का रेशो निकालेंगे तो R0 से R0 कैंसिल होगा, 197 अपॉन 107 होल की पावर 1/3 आएगा। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1.23 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 1.23। तो इस तरीके से न्यूक्लियर रेडियाई की हम रेशो निकाल सकते हैं। रेशो ऑफ न्यूक्लियर रेडियाई ये आ जाएगा 1.23। ठीक है, न्यूक्लियर रेडियाई 1.23 ये रेशो आ जाएगा इसको सॉल्व करने पर। 13.12 कह रहा है फाइंड द क्यू वैल्यू एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड अल्फा पार्टिकल। किसका अल्फा डीके ऑफ रेडॉन का करना है, रेडियम का करना है और रेडॉन का करना है। रेडियम का अल्फा पार्टिकल अल्फा डीके आप कर सकते हैं। 13.12 क्वेश्चन नंबर 13.12 की मैं बात कर रहा हूँ। 13.12 इस क्वेश्चन में यदि हम देखें तो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13.12 में पार्ट ए में कह रहा है कि रेडियम का अल्फा डीके करना है। अल्फा डीके कीजिए रेडियम का 88 टू 26, इसका अल्फा डीके करिए तो अल्फा पार्टिकल को बाहर निकाल दीजिए। जब अल्फा पार्टिकल बाहर निकल जाएगा तो बचेगा Rn, क्योंकि 86 आएगा और 86 और ये आ जाएगा 222। ठीक है, 222 रेडॉन और ये क्यू वैल्यू, तो क्यू वैल्यू तो ऐसे आ जाएगी मास ऑफ रेडियम माइनस मास ऑफ रेडॉन और माइनस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल और मल्टीप्लाई कर दें किससे 931.5 से। तो मेगा इलेक्ट्रॉन इसके मास दे रखे हैं हमें क्वेश्चन में, ये मासेस दे रखे हैं, तो क्यू वैल्यू हमारी जो आएगी वो आ जाएगी 4.937 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे मल्टीप्लाई करने से सीधे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। अब इसमें एक बात और कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी अल्फा पार्टिकल की। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मास नंबर में से 4 माइनस करो और डिवाइडेड बाय मास नंबर और मल्टीप्लाई कर दो क्यू वैल्यू से। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए फॉर्मूला है। मास नंबर में से 4 और डिवाइडेड बाय मास नंबर, ये हमने डेराइव नहीं किया था क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं था इसलिए, लेकिन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ सकता है इसके ऊपर। तो मास नंबर में से 4 डिवाइड माइनस करके डिवाइड कर दीजिए मास नंबर से और मल्टीप्लाई कीजिए क्यू से। ठीक है, तो अल्फा डीके में ये आपको काइनेटिक एनर्जी दे देगा। और ये काइनेटिक एनर्जी जब आप यहाँ करोगे तो ए का तो वैल्यू है 226 रेडियम का और -4 और 226 226 और ये क्यू वैल्यू आपका आया 4.937। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 222 और ये 226 और ये 4.937 ये वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ से जब इसको आप सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 4.85 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये काइनेटिक एनर्जी आएगी अल्फा पार्टिकल की।
इसके बी पार्ट में कह रहा है कि अल्फा डी के कराया जाए रेडॉन का, आर एन का 220 और 86। इसका जब अल्फा डी के हम करेंगे तो 2He4, और इसका अल्फा डी के करने से 84 आएगा। 84 का मतलब पोलिनियम, और 216 यहाँ आएगा और प्लस क्यू वैल्यू। तो क्यू वैल्यू कैसे निकलेगी जानते हैं सब आप, मास ऑफ रेडॉन माइनस मास ऑफ पोलिनियम मास ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड मल्टीप्लाई करते हैं 931.5 से। इन सब के मासेज आपको क्वेश्चन में गिवन है, रखेंगे तो वैल्यू आएगी 6.41 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इस केस में काइनेटिक एनर्जी निकालनी है अल्फा पार्टिकल की, तो वही A-4/A इंटू क्यू वैल्यू। ए का वैल्यू कितना है 220 -4/220, और मल्टीप्लाई करें किससे 6.41 से, सॉल्व करें तो काइनेटिक एनर्जी 6.29 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी निकाली जा सकती है। तो ये एक बात हुई